नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आज इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए जय जवान जय किसान बाइकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी बोले किसान समर्थकों पर आयकर और ईडी का रेड कराना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसा है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने किसान समर्थकों को आयकर विभाग और ईडी के छापे के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा है कि कुछ मुहावरे उंगलियों पर नचाना, केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट ईडी सीबीआई के साथ ये करती है तो वहीं भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। ये यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने गोदी मीडिया से लेकर के मोदी सरकार पर किया है जोरदार हमला। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। लोकतंत्र के रास्ते से भटक गया है भारत। फ्रीडम हाउस ने भारत की रैंकिंग घटा करके आंशिक स्वतंत्र देश के रूप में की है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चले, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के शासन में भारत में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता लगातार गिर रही है और भारत ने एक वैश्विक लोकतांत्रिक देश का रास्ता बदल करके एक संकीर्ण हिंदू हितकारी देश का रूप यहां पर अख्तियार कर लिया है और इसकी कीमत समावेशी और समान अधिकारों को तिलांजलि देकर के चुकाई जा रही है। यह कहना है लोकतांत्रिक संस्था फ्रीडम हाउस का, जिसने भारत की रैंकिंग स्वतंत्र देश से घटा करके आंशिक स्वतंत्र देश के रूप में की है। आप लोगों को आगे बताते चले, फ्रीडम हाउस एक स्वतंत्र लोकतंत्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अपनी रिपोर्ट में इस संस्था ने कहा है कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं, पत्रकारों को धमकियां देना और उत्पीड़न की घटनाओं और अत्यधिक अदालती हस्तक्षेप की घटनाओं में बहुत तेजी आई है। रिपोर्ट कहती है कि इन सब में तेजी 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार आने के बाद हुई है। फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने वाले देश के तौर पर अपना रुतबा बदल करके चीन जैसे देशों की तरह एक तानाशाही रुख अपना लिया है। मोदी और उनकी पार्टी ने भारत को एक अधिनायकवादी राष्ट्र के रूप में बदल दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है, लोकतंत्र के रास्ते से पूरी तरीके से भटक चुका है भारत। लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। फ्रीडम हाउस ने भारत की रैंकिंग घटा करके आंशिक स्वतंत्र देश के रूप में कर दी है और यहां पर अब भारत की तुलना चीन जैसे देशों से होने लगी है, क्योंकि चीन में तानाशाही है। वैसे ही यहां पर फ्रीडम हाउस का कहना है कि भारत में यहां पर तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या दोस्तों आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा इस खबर पे, क्योंकि इस खबर पे आप लोगों की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। वह मोदी जी, सीताराम येचुरी बोले अमीरों के अच्छे दिन, गरीबों के बुरे दिन, बढ़े 40 अरबपति। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते आम आदमी और अमीर लोगों के बीच का फर्क यहां पर बढ़ा है। देश में बड़ी असमानता पैदा हो गई है। जहां एक आदमी एक घंटे में 90 करोड़ कमा रहा है तो वहीं देश की 1/4 आबादी महज 3000 रुपए से हर महीने अपना गुजारा कर रही है। येचुरी ने कहा है कि इस क्रूरता के खिलाफ देश को एकजुट होना ही पड़ेगा। येचुरी ने एक खबर को ट्वीट किया है जिसमें जानकारी दी गई है कि मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अडानी अंबानी की कोरोना काल में खूब चांदी हुई है, ऐसा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जिसके बाद देख सकते हैं कि लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और अपने अमीर मित्रों के लिए ही काम कर रही है ये सरकार। ये यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। उसी पूरे मामले पर सीताराम येचुरी ने भी मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। ईवीएम लाल टोपी चाचा शिवपाल और पार्टियों के साथ में गठबंधन को लेकर के खुलकर के बोले हैं अखिलेश यादव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम लाल टोपी से लेकर के कई मुद्दों पर खुलकर के बातचीत यहां पर की है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा छोटे दलों को लेकर के चल रही है। शिवपाल यादव के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वो चाचा हैं
और चाचा ही रहेंगे, दलों के साथ हम समझौता करेंगे, चाचा को छोड़ दीजिए। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब वह पहली बार जीत करके आए थे तो मेरे बगल में बैठे थे, वह अच्छे लगते थे, लेकिन अब पता नहीं किससे मिल गए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने गठबंधन के सवाल पर कहा है कि मौजूदा समय में उनकी पार्टी का राष्ट्रीय लोक दल व महान दल के साथ गठबंधन है और भी कई छोटे दल हैं जिनसे बातचीत लगातार चल रही है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं कहता हूं कि चुनाव में अगर मैं ईवीएम से जीत भी जाऊं लेकिन वोट बैलेट पेपर से ही पड़ना चाहिए। सरकार क्यों नहीं ऑप्शन देती है कि जिसे बैलेट पेपर से वोट डालना है वो बैलेट से वोट डाले और जिसे ईवीएम से डालना है वो ईवीएम से डाले। इसमें दिक्कत आखिर क्या है सरकार को? अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से मतदान होता है तो हमारे देश में ईवीएम क्यों इस्तेमाल की जा रही है? देख सकते हैं कि कई मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है और उन्होंने यहां पर ईवीएम पर एक बार फिर से उठा दिए हैं सवाल और कहा है कि चुनावों में मतदान तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से ही होना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर बना रहे। दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके चुनावों में ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, पुडुचेरी के जवाब में क्या महाराष्ट्र भाजपा को झटका देगी? महाआघाड़ी सरकार बीजेपी के 15 विधायक तीनों ही दलों के नेताओं के संपर्क में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पुडुचेरी, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में सरकारी तंत्र का उपयोग कर भाजपा ने ऑपरेशन कमल चलाया और सरकारें गिराई। महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार उस रास्ते पर चलकर भाजपा के असंतुष्ट विधायकों को सरकार में शामिल तीनों ही दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ऐसे विधायकों को लेने को फिलहाल तैयार नहीं हो रही है। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है कि 15 से अधिक भाजपा के असंतुष्ट विधायक अलग अलग तीनों ही दलों के नेताओं के संपर्क में हैं। पुडुचेरी के प्रभारी और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता संजय दत्त ने साफ किया है कि यह सही है कि भाजपा के तमाम नेता इन दलों में लौटने को तैयार है, परंतु महाआघाड़ी की सरकार आसानी से चल रही है, उसके सामने ऐसा कोई भी संकट नहीं है कि उसे तोड़फोड़ की जरूरत हो। यही कारण है कि इन विधायकों को इंतजार करने को कहा गया है और उचित समय पर तीनों ही दल मिलकर के निर्णय करेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस, पुडुचेरी सहित अन्य राज्यों में भाजपा के द्वारा पैसा, ईडी, सीबीआई और आयकर विभागों की मदद से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, उसका बदला लेना चाहती है यहाँ पर पार्टी। भले ही उसका तरीका भाजपा से अलग हो, लेकिन यहाँ पर भाजपा को सबक सिखाने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। भाजपा में पड़ सकती है भयंकर फूट। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार पर शिवसेना का कड़ा वार, सामना में लिखा देशद्रोह के ठेकेदारों को लगी है फटकार। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों एक बार फिर से। शिवसेना ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उसने इस बार देशद्रोह के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। शिवसेना ने कहा है कि पिछले 4 से 5 सालों से देश में एक अलग ही हवा चल रही है। यहाँ देशभक्ति और देशद्रोह की नई परिभाषा कर दी गई है। यहाँ देशद्रोह की धारा जैसे शब्द राजनीतिक हथियार की तरह प्रयोग होने लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कथन के बाद क्या अब सरकार देशद्रोह की धारा का ठेका लेना और अपनी मनमानी करना छोड़ेगी? मालूम हो कि शिवसेना ने यह हमला सुप्रीम कोर्ट की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला केस पर की गई टिप्पणी के बाद किया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, देश की सर्वोच्च अदालत ने फारूक अब्दुल्ला के मामले में कहा कि सरकार की राय से अलग बोलना देशद्रोह नहीं होता है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी का आरएसएस पर जोरदार हमला, कहा देश की संस्थानों पर कब्जा कर रहा है ये संगठन, इनके हाथों से शिक्षा प्रणाली को वापस लेना ही होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश के संस्थानों को कैप्चर कर रहा है, उन पर कब्जा कर रहा है। आरएसएस के लोग नौकरशाही पर हमला कर रहे हैं, एग्जाम सिस्टम और शिक्षा प्रणाली पर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि अगर आप आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको आरएसएस के ट्रेनिंग स्कूल से गुजरना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग क्रोनी कैपिटल से मिले हुए हैं, क्रोनी कैपिटल टीवी को मैनेज करती है, वही आरएसएस संस्थानों को कैप्चर कर रही है। ये पूरी तरह से टीम वर्क है।
देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने यहाँ पर आरएसएस पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि देश की संस्थानों पर कब्जा कर रहा है ये संगठन, इनके हाथों से शिक्षा प्रणाली को वापस लेना ही पड़ेगा, सबको एकजुट मिलकर के इनके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर छपी पीएम मोदी की फोटो पर मचा बवाल, टीएमसी ने चुनाव आयोग से कर दी है शिकायत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इसके लिए वैक्सीन लगवाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए जा रहे सर्टिफिकेट्स का हवाला दिया है। इन प्रमाण पत्रों में पीएम मोदी की फोटो लगी हुई है। पार्टी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसके साथ ही मोदी पर फ्रंट लाइन कर्मियों का श्रेय छीनने के भी आरोप लगाए गए हैं टीएमसी की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स छापे पर बोले, अब्बू आजमी देश में नवाबों की हुकूमत है, शान के खिलाफ कुछ बोले तो सीधे जेल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्बू आजमी ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि अब देश में लोकशाही खत्म होती जा रही है और तानाशाही आती जा रही है दिन पर दिन। उन्होंने आगे कहा है कि अब राजा और नवाबों की हुकूमत चल रही है। राजा साहब की शान में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। जबरदस्त तरीके से अब्बू आजमी यहां पर भड़के हैं मोदी सरकार पर। इस पूरे मामले में लगातार मोदी सरकार घिरती ही जा रही है, विपक्ष हमलावर है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बंगाल चुनाव से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 5 मार्च को एक साथ 294 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है तृणमूल कांग्रेस। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन में जुट गए हैं। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में लगातार जुटी है और 5 मार्च को पार्टी एक साथ सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार पर राहुल गांधी का जोरदार हमला, कहा चीन ने भारत को धमकाने के लिए जुटाई है साइबर फोर्स। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि चीन ने भारत को धमकाने के लिए अपने पारंपरिक और साइबर बलों को जुटा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने चेताया है कि सरकार की कायरता के भविष्य में काफी दुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने एक खबर का हवाला दिया है जिसमें दावा किया गया है कि रात के समय ली गई उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के निकट देप्सोंग क्षेत्र में चीन के द्वारा निर्माण किया गया है। इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी लगातार हमलावर है मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने अपनी गलती को स्वीकारा, भाजपा और पीएम मोदी भी माने कि गुजरात दंगा गलत था। ये यहां पर कहना है एनसीपी के नेता नवाब मलिक का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। इसके बाद से अब राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने इशारों में गुजरात दंगे के लिए बीजेपी को माफी मांगने के लिए कहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नवाब मलिक ने कहा है कि राहुल गांधी ने 45 साल के बाद स्वीकार किया है कि इमरजेंसी का निर्णय गलत था। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकारा है, दिल्ली के दंगे पर माफी मांगी। अब भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की बारी है कि वे यहां स्वीकारें कि गुजरात का दंगा यहां पर गलत था। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।